हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 अगस्त 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होगा। व्याख्या: प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के प्रगतिशील मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का अनावरण किया और देशवासियों से बड़ा विचार, बड़ा सवाल देखें, बड़ा करें के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। इस परिसर का नाम भारत पवेलियन रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मंडपम लोकतंत्र को दिया गया खूबसूरत उपहार है। आगामी सितंबर में G20 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक भारत पैगाम में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने भव्य उद्घाटन समारोह में G20 सिक्के और G20 टिकट का भी अनावरण किया और सम्मेलन केंद्र के नामकरण समारोह में भाग लिया। लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित नया सम्मेलन केंद्र कॉम्प्लेक्स भारत को वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने और प्रोत्साहन देने में सहायता करेगा। लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से 53,399 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। मरीना बे सैंड्स के आर्किटेक्ट एडास और IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में शामिल भारतीय फर्म आकोप द्वारा डिजाइन किया गया था। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली है? दोस्तों, आपका सही आंसर रुचिरा कंबोज होगा। व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली है और सामाजिक चुनौतियों से निपटने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। भारत इस अध्यक्षता को संभालने में बहुत गर्व महसूस करता है और वैश्विक कल्याण और समृद्धि के लिए लगन से काम करते हुए अपने मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले 15 फरवरी को भारत को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो एक महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि 1975 के बाद ये पहली बार है कि भारत ने सामाजिक विकास आयोग के भीतर यह प्रतिष्ठित पद संभाला है। बयान के अनुसार अध्यक्ष को लक्जमबर्ग, उत्तरी मैसेडोनिया, डोमिनिकन गणराज्य और आगामी अफ्रीकी राज्य चुनाव के उपाध्यक्षों का समर्थन प्राप्त है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट किसका कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया है? दोस्तों, आपका सही आंसर संजय मिश्रा होगा। व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से 15 अक्टूबर तक मिश्रा के अनुबंध में वृद्धि की पेशकश की थी। हालांकि स्पष्ट किया कि वह वर्तमान ईडी निदेशक के पद के विस्तार की मांग करने वाले केंद्र के किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं करेंगे और मिश्रा 15-16 सितंबर 2023 की मध्यरात्रि से पद पर नहीं रहेंगे। नवंबर 2018 में संजय कुमार मिश्रा को निदेशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के क्रिएचर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें प्रथम जांच एजेंसी में मुख्य विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन SAUNI योजना पूरी की है? दोस्तों, आपका सही आंसर गुजरात होगा। व्याख्या: प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र के लोगों को कई विकास परियोजनाओं के साथ साथ जीवनदायिनी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन SAUNI योजना की एक बड़ी सौगात दी। गुजरात सरकार ने SAUNI योजना के अंतर्गत लिंक 3 के पैकेज 8 और पैकेज 9 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई SAUNI योजना गुजरात में किसानों को कृषि और सिंचाई जरूरतों के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति करना चाहती है।
इसका प्राथमिक लक्ष्य नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार सरोवर बांध से अतिरिक्त बाढ़ के पानी को प्रवाहित करना और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 115 प्रमुख बांधों को फिर से भरने के लिए उनका उपयोग करना है। इस परियोजना के अंतर्गत पिछले 7 वर्षों में 1203 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इससे 95 जलाशयों, 146 गांव के तालाबों और 927 चेक बांधों में कुल अनुमानित 71,206 मिलियन क्यूबिक फीट पानी उपलब्ध कराया जा चुका है, जिससे लगभग 6.50 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हुआ है। इससे लगभग 80 लाख की आबादी को पीने के लिए मां नर्मदा का पानी मिलने लगा है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसने तमिलनाडु में प्लांट स्थापित करने के लिए 1,600 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर फॉक्सकॉन होगा। व्याख्या: तमिलनाडु ने राज्य के भीतर मोबाइल फोन घटक विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना में 1,600 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी, माननीय हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक प्रमुख ताइवानी कंपनी और एप्पल इंक के प्रमुख आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1,600 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है। फॉक्सकॉन के अध्यक्ष श्री यंग लियू ने राज्य में निवेश आकर्षित करने में सहायक नोडल एजेंसी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और गाइडेंस के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आईआईटीएम के साथ साझेदारी में अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाना, तमिलनाडु में एक कुशल प्रतिभा पूल के विकास को बढ़ावा देना है। तमिलनाडु सरकार और फॉक्सकॉन के बीच चर्चा में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण में और निवेश की संभावना भी शामिल थी। राज्य का लक्ष्य एशिया में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनना है और फॉक्सकॉन की यह प्रतिबद्धता उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फॉक्सकॉन, जिसे माननीय हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, सबसे बड़ी वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनी होने का गौरव रखती है। तो चीन, ताइवान में मुख्यालय वाला फॉक्सकॉन कई प्रमुख अमेरिकी, चीनी, कनाडाई और जापानी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में, फॉक्सकॉन तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में अपना सबसे बड़ा संयंत्र संचालित करता है, जहां यह वर्तमान में लगभग 40,000 व्यक्तियों को रोजगार देता है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में परिचालन का नेतृत्व करने के लिए किसको नियुक्त किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर पुनीत चंदौक होगा। व्याख्या: माइक्रोसॉफ्ट ने 1 सितंबर 2023 से पुनीत चंदौक को माइक्रोसॉफ्ट भारत और दक्षिण एशिया का नया कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह अनंत माहेश्वरी से परिचालन जिम्मेदारियां संभालेंगे और बांग्लादेश जैसे देशों सहित पूरे दक्षिण एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के व्यवसायों के एकीकरण का नेतृत्व करेंगे। पुनीत का लक्ष्य क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट की उपस्थिति को मजबूत करना और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से प्रमुख उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें मुख्य तकनीक के रूप में जनरेटिव एआई है। माइक्रोसॉफ्ट ने 1990 में अपना भारतीय परिचालन स्थापित किया। आज, भारत में माइक्रोसॉफ्ट इकाइयों के 20,000 से अधिक कर्मचारी हैं, जो 10 भारतीय शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली में बिक्री और विपणन, अनुसंधान, विकास, ग्राहक सहायता और उद्योग समाधान में लगे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्य नडेला, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसने एशेज 2023 के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों, आपका सही आंसर मोइन अली होगा। व्याख्या: इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी मोइन अली ने एशेज श्रृंखला की समाप्ति के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की पुष्टि की है और वह क्रिकेट के अन्य प्रारूपों में खेलेंगे। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के अनुरोध पर उन्होंने एशेज सीरीज खेली, लेकिन उन्होंने सितंबर 2021 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 68 टेस्ट मैचों में 204 विकेट लिए और 3,094 रन बनाए।
जून 2023 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (OBE) से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद 5 मैचों की टेस्ट सीरीज एशेज 2023 बरकरार रखी। इसका आयोजन 16 जून से 31 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम यूके में किया गया था। ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में लगातार चौथी जीत है। एशेज सीरीज में अब तक ऑस्ट्रेलिया ने 34 और इंग्लैंड ने 33 एशेज जीती, 5 सीरीज ड्रॉ रही। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसके द्वारा लिखित कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक जारी किए है? दोस्तों, आपका सही आंसर ऋषि राज होगा। व्याख्या: रक्षा मंत्रालय (MOD) के राज्य मंत्री MOS अजय भट्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऋषि राज द्वारा लिखित कारगिल एक यात्री की जुबानी हिंदी संस्करण नामक पुस्तक और चित्र का विमोचन किया। कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाली यह पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह पुस्तक उन सभी 527 सैनिकों के जीवन का चित्रण करती है, जिन्होंने कारगिल युद्ध में हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी उन सैनिकों की बहादुरी पर आधारित है, जिन्होंने 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक तौर पर समाप्त हुए कारगिल युद्ध में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देकर भारत की एक इंच जमीन वापस ले ली थी। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में लड़ा गया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हर साल इस युद्ध में सैनिकों के बलिदान को याद करता है। पाकिस्तान पर जीत ने पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया: जब राष्ट्रीय हितों की बात आएगी तो भारतीय सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है: ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. नरेंद्र मोदी, सी. राहुल गांधी, डी. राजनाथ सिंह। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि 2030 तक भारत की जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। आपके ऑप्शन है: ए. 5 ट्रिलियन डॉलर, बी. 6 ट्रिलियन डॉलर, सी. 7 ट्रिलियन डॉलर, डी. 8 ट्रिलियन डॉलर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 ट्रिलियन डॉलर होगा। व्याख्या: स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भारतीय अनुसंधान टीम ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक परिवर्तनकारी विकास प्रक्षेपवक्र का अनुमान लगाया है, जिसके 2030 तक इसके 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत का स्थिर व्यापक आर्थिक माहौल एक अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करता है। 2030 तक भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करेगा।